आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे ये वीडियो लेकर आए हैं वो है ईडब्ल्यूएस कोटा। अब ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए। आपको पता है कि 2019 में एनडीए की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो 2019 में ये ईडब्ल्यूएस कोटा या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेकर आई थी। अब आप लोग के मन में एक विचार आएगा कि ये रिज़र्वेशन जब 2019 में ही लागू हो चुका है, अब 3 साल बीत चुके हैं, तो आखिर इस टॉपिक पे अभी डिस्कशन करने का क्या फ़ायदा है। तो इसके बारे में आप जैसे वीडियो में आगे देखेंगे, जब डिटेल्स के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना है, इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बनाना ज़रूरी था और क्या ऐसी स्पेशल जानकारी है जो मैं इसके माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैंने ये टॉपिक उठा लिया है, क्योंकि 3 साल पुराना ही ये रिज़र्वेशन है, 3 साल पहले ही लागू हो चुका है। तो अब इस पर डिस्कशन करने की क्या आवश्यकता है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। 2019 में एनडीए गवर्नमेंट अपने फर्स्ट जो उनका 5 साल का कार्यकाल था उसके अंतिम चरण में वो ये रिज़र्वेशन लेकर आई थी और इसमें जो है 10% रिज़र्वेशन दिया गया था वैसे छात्रों, स्टूडेंट्स या अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सरकारी कॉलेज या फिर सरकार द्वारा जो फंडेड कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरियों में। ठीक है, राज्य सरकार की नौकरी हो। बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी इसको लागू किया। पहले केंद्र सरकार ने लागू किया, उसके बाद बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी इसे लागू किया। यानी उन राज्य सरकारों की नौकरियों में और केंद्र सरकार की नौकरियों में, सरकारी उपक्रमों की नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने का इसमें प्रावधान किया गया। और सरकारी कॉलेजों में और सरकार द्वारा जो फंडेड कॉलेज हैं उसमें। तो ये रिज़र्वेशन आखिर देना किनको था? जो रूल बनाया गया वो ये 10% जो रिज़र्वेशन देना था ये किनको देना था। तो देखिए, आपको पहले से पता है कि हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज़ को रिज़र्वेशन दिया जाता है मेनली। एक है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, अनुसूचित जाति। उसके बाद है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति। और तीसरा है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अन्य पिछड़ी जातियों को ये 3 तरह का रिज़र्वेशन सामान्यतः हमारे यहाँ खासकर केंद्र सरकार की नौकरियों में, कॉलेजेस के एडमिशन में दिया जाता है। और राज्य सरकारों में ये थोड़ा बहुत डिफ़र करता है, लेकिन रिज़र्वेशन है। अब कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है तो उन्होंने एसटी का रिज़र्वेशन थोड़ा बढ़ा दिया है और एससी का रिज़र्वेशन घटा दिया है। या बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि ओबीसी में बाइफर्केशन कर दिया गया, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आप बिहार में ही देखेंगे तो ओबीसी को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका बीसी, बैकवर्ड क्लासेस, और दूसरा है ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी के अंदर भी जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनको ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया, और जो उनसे थोड़ी ज़्यादा संपन्न जातियां हैं ओबीसी के अंदर उनको बीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन रिज़र्वेशन ये तीनों कैटेगरी का, एससी, एसटी और ओबीसी, हर राज्य में है और केंद्र सरकार में तो है ही है। ठीक है, अब उसके अलावा तो ये तीनों रिज़र्वेशन को अगर आप जोड़ देंगे, हम अभी केंद्र की बात करते हैं, तो अगर आप ये तीनों रिज़र्वेशन को जोड़ देंगे तो 15% रिज़र्वेशन है एससी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% रिज़र्वेशन है एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 27% रिज़र्वेशन है ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए। तो ये टोटल हो जाता है 49.5%। ठीक है,
यानी जो बाकी 50.5% 50.5% बच जाता है वो जनरल कैटेगरी में कहा जाता है कि वो जनरल कैटेगरी के लिए वो सीट्स हैं। ठीक है। अब राज्यों में अगर आप देखेंगे तो किसी किसी राज्यों में ये रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है, जो मैंने 49.5% 49.5% आपको बताया केंद्र सरकार के अंदर, वो कुछ राज्यों में ज़्यादा भी है। ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़ के। ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे राज्यों में रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा भी है। ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ठीक है। तो जो बच गया, मान लीजिए 49.5% 49.5% जो रिजर्व कैटेगरी में, उसके अलावा जो 50.5% है वो जनरल कैटेगरी उसको माना जाता है। मतलब वैसे लोग जो SC, ST और OBC कैटेगरी में रिजर्वेशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। ठीक है। यानी सामान्य भाषा में समझे तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये 10% रिजर्वेशन आया था। मतलब उनका जो कोटा है 50.5% का, उसको आप कोटा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप OBC में कोई कैंडिडेट जनरल्स का कट ऑफ क्लियर कर लेता है तो वो जनरल में इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जनरल में जो सीट है 50.5% 50% उसमें सिर्फ जनरल के बच्चे ही या कैंडिडेट्स ही आ सकते हैं। अगर कोई OBC का स्टूडेंट या कैंडिडेट जनरल के कट ऑफ को पार कर लेता है तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो जनरल के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 50.5% में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स compete करते हैं। ठीक है। तो उस 50.5% में से ये 10% रिजर्वेशन दिया गया था आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है। अब आगे आते हैं। अब इससे संबंधित जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, ठीक है, आपको पता है जब इस तरह का कोई भी डिसीज़न गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, ये इस डिसीज़न को लेने के लिए, हाँ एक बात और आपको बता दूं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाता है वो संविधान के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है। मतलब उसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है और उसी के अंतर्गत ये आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जब गवर्नमेंट को ये 10% रिजर्वेशन देना था EWS कैटेगरी को, तो इसके लिए भी उनको एक संविधान में संशोधन करना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन वो ला पाए। ठीक है। तो इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आया था जनवरी 2019 में। ठीक है। जब NDA गवर्नमेंट का पहला जो कार्यकाल था वो अंतिम चरण में था। और ये आप देख रहे होंगे भारत राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया, इसी में उसका इस नोटिफिकेशन का एक तरह से प्रकाशन किया गया था। ठीक है। और ये जो 10% EWS कोटा मैंने आपको बताया रिजर्वेशन था, इसके लिए एक संविधान में संशोधन करना पड़ा था सरकार को। और इस संविधान संशोधन का नंबर क्या है, तो ये 103वां संविधान संशोधन विधेयक था 2019 का, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। और इससे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो हमारे संविधान का है, ठीक है, उसको संशोधित किया गया। और उसमें आर्टिकल 15 में एक क्लॉज डाला गया 15(6) और आर्टिकल 16 में भी एक क्लॉज डाला गया 16(6). ठीक है। इसमें से एक होगा आपको जो कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड है और दूसरा होगा आपको जॉब से रिलेटेड, मतलब जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया और एक कॉलेज में के एडमिशन में, ठीक है, उसमें जो आरक्षण दिया गया। अब जो ये EWS रिजर्वेशन है, ठीक है, ये जो दिया गया 10% के रिजर्वेशन का जो प्रावधान बनाया गया, वो उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसको हेड कर रहे थे, यानी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो। ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो जिस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसी की सिफारिशों के आधार पे EWS रिजर्वेशन 10% का क्रिएट किया गया। ठीक है।
कैबिनेट ने इसके लिए डिसीज़न कब लिया, तो जनवरी 2019 में। ये बिल जो है, इससे संबंधित जो बिल है, ठीक है, ये लोकसभा में कब पास हुआ, तो जनवरी 8, 2019 को, और इसके अगले दिन मतलब जनवरी 9, 2019 को राज्यसभा में भी पास किया गया। ठीक है, अब आते हैं कि EWS रिजर्वेशन जो है 10% का, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया था, कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया है कि आपका पारिवारिक आय, आपका फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होना चाहिए प्रति वर्ष। ठीक है, आपका पारिवारिक आय, आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए प्रति वर्ष। और जब इनकम की यहाँ बात करते हैं तो हर तरह के स्रोत से आपका जो इनकम है, मतलब सैलरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, मतलब आपके परिवार में जितने भी स्रोत हैं आय के, इनकम के सोर्सेज हैं, उन सब स्रोतों को अगर जोड़ा जाए तो आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए प्रति वर्ष। ठीक है, और ये इनकम किस साल का देखा जाएगा, तो मान लीजिए अगर आप 2021-22 के वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में EWS कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे 1 साल पुराना, मतलब अगर आप 2021-22 के वित्तीय वर्ष में अप्लाई कर रहे हैं तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष का आपका इनकम क्राइटेरिया देखा जाएगा। ठीक है, या इनकम लिमिट देखा जाएगा, आपका आय कितना था, मतलब 1 साल पहले का जो फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष गुजरा है उसमें आपका इनकम देखा जाएगा, और उसी आधार पे आपको जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा EWS का। ठीक है, तो पहला कंडीशन इनकम को आ गया। दूसरा, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब खेती योग्य भूमि जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। पहला कंडीशन इनकम का है। दूसरा, खेती योग्य भूमि आपके पास 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तीसरा है आपके पास रेसिडेंशियल फ्लैट, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट से कम का रेसिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, आवासीय फ्लैट आपका कितना होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। चौथा है कि नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में, ठीक है, नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में आपका जो रेसिडेंशियल प्लॉट है, मतलब आवासीय भूमि आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए, और अननोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में आपकी जो आवासीय भूमि है वो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे तो 5 क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे। इन पांचों क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल अगर करते हैं तो आप EWS कोटा के हकदार हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आप EWS कोटा के हकदार नहीं हैं। ठीक है, तो 2019 में जो EWS कोटा क्रिएट किया गया उसका यही बैकग्राउंड है। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है। जनरल कैटेगरी में आप होने चाहिए तो आपको EWS कोटा का लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा देखिए, हम ये देखते हैं कि क्या EWS कोटा से सच में लाभ हुआ। तो आप देखिए UPSC के एग्ज़ाम, UPSC आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसके थ्रू आपके IAS, IPS, IFS, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप A और ग्रुप B हायर लेवल पोस्ट के जो ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं वो UPSC के थ्रू होते हैं। ठीक है, भारतीय वन सेवा के भी लोग जो अधिकारी हैं वो UPSC के थ्रू ही सिलेक्ट होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू ही। ठीक है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा IFS, और भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसके अलावा जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स ग्रुप A और ग्रुप B के हैं वो सब UPSC सेलेक्ट होते हैं। अब इसमें आप देखिए 2019 का जो कट ऑफ था उसको अगर आप देखेंगे EWS कोटा और OBC कोटा का, तो EWS का जो कट ऑफ है वो OBC से भी कम है। ठीक है, PT एग्ज़ाम में भी, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में भी, मेंस में भी और फाइनल में भी। उसी तरीके से अगर आप 2020 का UPSC का कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ भी जो EWS का कट ऑफ है वो OBC से भी कम है। यानी इससे ये तो पता चलता है कि EWS कोटा क्रिएट करने से
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग थे जनरल कैटेगरी में, उनको लाभ तो हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसमें रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों मुझे ये वीडियो मुझे लगा कि बनाना चाहिए और इसका क्या कारण है कि 3 साल पहले जो रिजर्वेशन कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है उसके लिए हम आज डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जुलाई 2021 में, पिछले वर्ष जुलाई 2021 में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई कि जो नीट के थ्रू MBBS में अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन होता है, नीट के थ्रू नीट एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, मेडिकल कोर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी और PG के लिए भी। ठीक है, तो जो 2021-22 का जो सेशन है, एकेडमिक सेशन, उसमें 10% EWS रिजर्वेशन लागू होगा ऑल इंडिया कोटा में। उसमें भी 2 कोटा होता है, एक स्टेट लेवल का कोटा अलग होता है, एक ऑल इंडिया लेवल का कोटा अलग होता है। तो ऑल इंडिया लेवल का कोटा में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, तो उन्होंने 10% EWS रिजर्वेशन लागू किया पिछले साल जुलाई में, और साथ ही साथ OBC कोटा का भी 27% रिजर्वेशन लागू किया। ठीक है, जो पहले नहीं लागू था। जैसे ही ये लागू हुआ तो बहुत सारे स्टेट्स में इसका विरोध हुआ, कोर्ट में केसेस गए, खासकर हाई कोर्ट्स में, और 1-2 हाई कोर्ट्स ने गवर्नमेंट का जो डिसीजन था जुलाई 2021 का, उसके अगेंस्ट भी डिसीजन दे दिया हाई कोर्ट, बहुत सारे 2-4 हाई कोर्ट्स ने। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में, उन हाई कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने अपील किया। ठीक है, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो जब इस पे केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि जो आपने इनकम क्राइटेरिया तय किया है, ठीक है, EWS के लिए, वो थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था जुलाई 2021 का, जो मैंने आपको बताया, मेडिकल एडमिशन्स में रिजर्वेशन देने का, 10% EWS रिजर्वेशन और 27% OBC रिजर्वेशन, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, ये देखिए आप, ये लेटर जो आप देख रहे हैं नीचे, ठीक है, ये वही नोटिफिकेशन है जुलाई 2021 का। ठीक है, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, ये टिप्पणी की कि आपने जो OBC में जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया 27%, उससे कोर्ट को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी, वो इसको लागू करने में तैयार थे। लेकिन EWS के लिए उन्होंने टिप्पणी की कि आपने जो इनकम क्राइटेरिया तय किया है वो थोड़ा अटपटा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 30 नवंबर 2021 को उन्होंने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी इसलिए उनको बनानी पड़ी कि उनको ऐसा लगा, ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इस रिजर्वेशन को कैंसिल ही कर दे पूरी तरीके से, 10% जो EWS रिजर्वेशन है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 30 नवंबर 2021 को एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का जो कमेटी बनाने का डिसीजन है, उसका लेटर आप यहाँ देख सकते हैं, 30 नवंबर 2021 का लेटर है। और ये कमेटी के अध्यक्ष थे श्री अजय भूषण पांडे, जो पूर्व वित्त सचिव थे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे भारत सरकार के। उनकी अध्यक्षता में, श्री अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो EWS रिजर्वेशन और उसके क्राइटेरिया को फिर से उस पर पुनर्विचार करेंगे, रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या चेंजेस लाना चाहिए, क्या रिजर्वेशन सही है गलत है, मतलब एक पुनर्विचार के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। ठीक है, इस कमेटी ने 31 दिसंबर 2021 को अपना जो मंतव्य था, रिकमेंडेशन था, वो गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने यही रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी किया है। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जो 31 दिसंबर को इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया, अपना मंतव्य दिया, ठीक है, अपना सलाह दिया, उसी फैक्ट्स को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है। तो कमेटी ने क्या क्या मंतव्य दिया, तो पहला तो उन्होंने बोला कि जो 8 लाख का आपने क्राइटेरिया सेट किया है फैमिली इनकम का, एनुअल फैमिली इनकम का, वार्षिक पारिवारिक आय का, वो सही है, वो रीज़नेबल है। ठीक है, उसमें कोई खामी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस क्राइटेरिया को रखा जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो खेती योग्य भूमि की बात है, जहाँ तक 5 एकड़ से कम होना चाहिए,
तो अगर किसी परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा की खेती योग्य भूमि है तो उनका इनकम क्राइटेरिया कुछ भी हो, लेकिन उनको ईडब्ल्यूएस कोटा में नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब अगर किसी परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा की भूमि है, खेती योग्य भूमि, तो उनको ईडब्ल्यूएस कोटा से हटा देना चाहिए, भले ही उनका इनकम कुछ भी हो। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम। तीसरा उन्होंने दिया कि जो रेसिडेंशियल एसेट से रिलेटेड क्राइटेरिया, जैसे हम लोग ने देखा कि रेसिडेंशियल फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में 100 स्क्वायर यार्ड से कम रेसिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए, अननोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में 200 यार्ड से कम का रेसिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए। ये 3 जो रेसिडेंशियल एसेट से, आवासीय भूमि या आवासीय फ्लैट से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है, इसको बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। ठीक है, तो उनके हिसाब से 2 क्राइटेरिया ही रखना चाहिए, एक एनुअल फैमिली इनकम का जो 8 लाख वाला क्राइटेरिया है, और दूसरा खेती योग्य भूमि वाला क्राइटेरिया जो 5 एकड़ का लिमिट है। उन दोनों क्राइटेरिया को रखना चाहिए, बाकी 3 क्राइटेरिया को हटा देना चाहिए। तो देखिए, अब इससे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये डिस्कशन करने की इसलिए ज़रूरत है कि इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैसे बहुत सारे लोग थे जिनकी, मान लीजिए शहर में इनके पास या तो फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का, या फिर उनके पास रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 यार्ड से या 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का, लेकिन उनका फैमिली इनकम बहुत कम है। ठीक है, मतलब वो लोअर मिडिल क्लास या आप कह सकते हैं कि पुअर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि उनकी उनके पास पुश्तैनी वो फ्लैट हो, ठीक है, या फिर पुश्तैनी रेसिडेंशियल प्लॉट हो उनके पास, लेकिन वर्तमान में उनका फैमिली इनकम बहुत कम हो, वो लोअर मिडिल क्लास में आते हों या बिल्कुल पुअर क्लास में आते हों, तो वो भी इस रिजर्वेशन से वंचित रह जाते थे। ठीक है, जो शुरू का ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया था। अगर अब ये जो सुझाव दिया है कमेटी ने, इसको मान लिया गया, तो आगे बहुत सारे और एलिजिबल लोग जो गरीब परिवार के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस कोटा का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो सुझाव दिया है कमेटी ने, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी सबमिट हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ एक आंतरिक निर्णय दिया है, फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं दिया है इस केस से रिलेटेड। जो फुल एंड फाइनल डिसीजन आएगा मार्च 2022 में। ठीक है, और अगला जो आपका वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर होगा, या ठीक है, यानी अब आगे जो भी सरकारी नौकरियां आएंगी या एडमिशन्स होंगे कॉलेजेस में, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद, जो कि मार्च में आएगा, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले, और उस चेंजेस के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले इस रिजर्वेशन कैटेगरी से छूट गए थे वो इसमें आ जाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कमेटी ने जो डिसीजन दिया है, जो भी अपना मंतव्य दिया है, सलाह दिया है, उसी को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये मार्च तक क्लियर हो जाएगा, और कुछ ना कुछ तो बदलाव होने वाला है, ये निश्चित है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अब इस रिजर्वेशन कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको जो समझाया कि कमेटी ने क्या अपना रिकमेंडेशन दिया है, ये आप इन दोनों फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, पैनल्स प्रिस्क्रिप्शन और नॉट ओवर इंक्लूसिव। ठीक है, नॉट ओवर इंक्लूसिव मतलब जो ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम का क्राइटेरिया है वो ओवर इंक्लूसिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग उसमें एलिजिबल हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 8 लाख का क्राइटेरिया सुनने में ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा हाई एक लिमिट सेट कर दिया गया है, बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, इस रिजर्वेशन का फिर कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा, ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी है वो सब रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कमेटी का सोचना है। ठीक है, उनके हिसाब से ये क्राइटेरिया सही है और जायज़ है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का वो आंतरिक निर्णय है, इंटरिम ऑर्डर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बातें कही हैं। पहला तो उन्होंने इस साल के लिए 2021-22 के लिए नीट के थ्रू जो मेडिकल यूजी
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन होने वाला है, उसमें जो गवर्नमेंट ने जो भी बात कही है उसको एक्सेप्ट कर लिया है इस साल भर के लिए, यानी जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। और जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया वो इस साल से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इस साल अभी जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। 2021-22 में जो अभी नीट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो पुराने नियम के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। और जो कमेटी ने अभी सुझाव दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट मार्च में फाइनल डिसीजन लेगी और फिर उसको अगले सेशन से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए उसको तो समझिए कि एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो 10% का रिजर्वेशन है उसमें जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पर वो पुनर्विचार करेंगे मार्च में और फाइनल डिसीजन अपना देंगे, ठीक है। और ये आप शॉर्ट में समझिए कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 4 क्राइटेरिया है, ठीक है। जो पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन था जनवरी 2019 में, ये चारों क्राइटेरिया में से कोई भी चारों क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए था, ठीक है। और जो अभी जो कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया है, अपना मंतव्य या सलाह दिया है दिसंबर 2021 में, उसमें जो रेजिडेंशियल फ्लैट का क्राइटेरिया है और रेजिडेंशियल प्लॉट का क्राइटेरिया है उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया बच जाएगा? तो एक बच जाएगा आपका पारिवारिक वार्षिक आय से संबंधित जो है, जिसमें 8 लाख का क्राइटेरिया है, और दूसरा खेती योग्य भूमि वाला जो क्राइटेरिया है जो 5 एकड़ का है, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया रह सकता है, बाकी 2 क्राइटेरिया जो है रेजिडेंशियल एसेट से रिलेटेड वो हट सकता है। तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, ठीक है, जो पहले इस रिजर्वेशन से छूट गए थे। वो हो सकता है कि अगले एकेडमिक सेशन में जब मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा तो वो इस रिजर्वेशन कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, ठीक है, एक आवश्यक सूचना हो सकती है, एक आवश्यक न्यूज़ हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये बात पुरानी ज़रूर है, लेकिन जिसमें हाल फिलहाल में जो इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, जो प्रगति हुई है या जो कोर्ट केसेस हुए या जो भी हुआ, ठीक है, उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है आपके आगे आने वाले एकेडमिक सेशन में, ठीक है। मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल ज़रूर हुआ होगा, और मैं आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर ही आऊँगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जीएस शिक्षा विद विद्या को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।